हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और पिछले वीडियोज में हमने बात की थी मैक्सिमा मिनिमा की, उसके क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। और आज हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशंस की, यानी उनके अनुप्रयोगों की। यानी मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से हम कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2D में यानी समतल ज्योमेट्री में, 3D ठोस ज्योमेट्री में भी हम इसका यूज ले सकते हैं, और साथ में मैकेनिक्स में भी हमारे पास इसका यूज आता है, इकोनॉमिक्स में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनका यूज हो सकता है। कहाँ कहाँ होंगे उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स हम लेकर आ रहे हैं, और साथ में उन्हें कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे मैक्सिमा मिनिमा का यूज होगा और हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व हो पाएंगी, उन सभी को हम एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना कैसे कैसे स्टेप्स हैं, हमें किसी प्रकार से आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको जो चीज़ मिलती है आप उसे लेकर चलेंगे। ये जो दिया गया है वो आपके लिए मान है, वो नियत है, फिक्स है। जो दे दिया गया है वो वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप उसे एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम कैसे कैसे करना है, एक क्वेश्चंस को आसानी से समझा रहे हैं, फिर आगे हम अपने ही फ्लो में चलेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 36 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। एक वृत्त में हम कितने भी आयत बना दें, उन आयतों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो आयत होगा वो कैसा होगा, वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग भी अपने आप में एक आयत है। तो उसने क्या कहा, एक वृत्त के अंदर आपको क्या मिला, यहाँ पे वृत्त मिला है। अब ये मैंने एक वृत्त बना दिया, वृत्त मिला है, इसका मतलब वृत्त एक कांस्टेंट राशि है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कि वृत्त छोटा हो गया या बड़ा हो गया। इट मीन्स इसका डायमीटर फिक्स है, इसका व्यास फिक्स है। तो आप इसमें एक व्यास खींचेंगे तो व्यास फिक्स रहेगा, या कहें तो त्रिज्या अचर रहेगी। अब हम इसमें कोई एक आयत बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये एक आयत आपके पास बनाया और मैंने इसे एक को सी के साथ मिला दिया। फिलहाल ये इस आयत का विकर्ण है। क्या है, विकर्ण। लेकिन हमने छोटी क्लासेस में 10th क्लासेस में ये पढ़ा है, आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। और 10वीं क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी, एक थ्योरम पढ़ी, वो क्या, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यदि वृत्त के यहां, ये वृत्त है, इस वृत्त में यहां आपके पास परिधि पर बनने वाला कोण समकोण है, तो यहां बनने वाला कोण कितने का होगा, 180 का। इट मीन्स AC को आप क्या कह सकते हो, व्यास कह सकते हो। ठीक है, तो ये विकर्ण है, वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, ये व्यास बनेगा। अब वृत्त तो दिया गया है, इसका मतलब त्रिज्या अचर है, त्रिज्या अचर है तो व्यास भी अचर है। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि माना वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का व्यास ही लिख देते हैं, त्रिज्या की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो वृत्त का व्यास, डायमीटर कहते हैं, D है, वह ABCD आयत की भुजाएं X व Y हो। तो XY क्यों लिखी, क्योंकि ये भुजाएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं। मैंने एक को X लिख दिया है और इस वाले को हमने क्या लिख दिया है, Y लिख दिया है। ठीक है, लंबाई को X से रिप्रेजेंट कर दिया है, चौड़ाई को Y से। अब ये इनमें चेंजिंग होगा तो ये बड़ी छोटी हो सकती है। तो एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ आयत है, वो वर्ग में भी चेंजिंग हो सकती है। तो यानी खूब सारे बनेंगे तो इनकी माप समान नहीं हो पाएंगी, कि सोचो कि फिक्स रहेंगे XY, ऐसा नहीं हो। खूब सारे बना रहे हैं इसलिए चर के रूप में लिया है, लेकिन व्यास नियत है D के रूप में। ठीक, अब यहां पर आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होगा, कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर होगा। आप यहां से किसी एक का मान निकाल सकते, जैसे मैं y का निकाल देता हूं। y क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है? क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये जो आयत है उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम, इस बात की बात हो रही है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई x ली थी हमने और चौड़ाई y ली थी, तो हम रख देंगे यहाँ पे मान। आयत के क्षेत्रफल को a से रिप्रेजेंट करूं मैं तो x एज इट इज और y हमने निकाल रखा है समीकरण 1 में। कितना है? डी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां रूट है, हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो आसानी से हो जाएगा, सेकंड टाइम में हमें दिक्कत करेगा क्योंकि बटे में चला जाएगा, फिर हमें भाग नियम वगैरह लगा के बड़ा करना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं क्षेत्रफल है वो धनात्मक राशि है, तो वर्ग कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहां से इसका वर्ग कर देते हैं ताकि हमारे पास आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए। तो वर्ग करने पर ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। आप इसे कोई नया नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने एस को क्या लिख दिया है? एस लिख दिया है ए स्क्वायर को। तो एस हमारे पास आया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चर राशि क्या है? एक्स, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एस डैश मिलेगा, वो हो जाएगा 2x डी स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब। सिंपल सा है डिफरेंशिएशन ये तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ। एस डैश इक्वल टू 0 से, एस डैश इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु निकालेंगे। तो 2x डी स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब इक्वल टू 0, या फिर हम x कॉमन ले लेंगे तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? डी स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हमें x के दो मान मिलेंगे, एक तो 0 मिलेगा और दूसरा यहां से मिलेगा, वो कितना होगा? वह एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटे 2 या x बराबर डी बटे में रूट 2 प्लस माइनस, पर हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब आप बताइए क्यों? क्योंकि d कैसी है? वो x क्या है? दूरी है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो x की वैल्यूज d अपॉन रूट 2 होगी। हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और करेंगे। s डैश का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, s डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2d स्क्वायर माइनस में 12x स्क्वायर। ठीक, अब x इक्वल टू 0 करने का मतलब है आयत का अस्तित्व ही नहीं होगा, भुजाएं खत्म हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 तक इनिशियल वैल्यूज है, यूजेबल नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट है वो क्या है? x इक्वल टू डी बाई रूट 2। हम इसे पुट करते हैं इसमें, x इक्वल टू डी बाई रूट 2 पर s डबल डैश, s का मान क्या होगा? 2d स्क्वायर माइनस में 12 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे। यहां पर था d स्क्वायर अपॉन 2, तो हम इसे लिख देंगे d स्क्वायर अपॉन 2। काटेंगे 6 आ जाएंगे, 2d स्क्वायर माइनस का 6d तो माइनस के 4d स्क्वायर। वैल्यूज कैसे मिली? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मान लेस देन 0 है। क्या बताया था? लेस देन 0 हो तो उस बिंदु पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होता है, और फलन क्या था? आयत का क्षेत्रफल। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम होगा। इसलिए
x इक्वल टू डी बाई रूट 2 पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। ये तो हमें x मिल गया, x मिल गया तो y भी निकालेंगे समीकरण 1 से। y क्या मिलेगा, x का मान रख देंगे वहां पर, तो y बराबर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2, तो क्या बचेगा, वही रूट डी स्क्वायर बटे 2 बच जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो d बटे रूट 2। क्या मिला हमको, ध्यान से देखें तो x और y दोनों बराबर है और दोनों का मान कितना है, d अपॉन रूट 2। यानी एक ऐसा आयत जिसकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। समझ में आ रहा है, एक ऐसा आयत जिसकी दोनों भुजा x और y बराबर है, क्या कहेंगे हम उसे, वर्ग कहेंगे। तो यानी जब आयत वर्ग के रूप में होगा उस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यही कहा है उसने कि सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। इसलिए अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग होगा। ठीक है, ये हमने सत्यापित किया। मे भी शायद आपने इसे समझने की कोशिश की होगी, तो आगे और भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, आप उन्हें भी देखें, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या करना है। वही करना है जो मैक्सिमा मिनिमा में किया था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन से आप बिंदु निकालिए और सेकंड डिफरेंशिएशन उस बिंदु को रख दीजिए। यदि लेस देन 0 है तो अधिकतम या महत्तम मान देने वाला बिंदु होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो न्यूनतम मान देने वाला। तो या तो मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है हमको। बस उससे पहले ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग और हो गई है, आपको जो दिया गया है उसको लिखना है और जो पूछ रहा है उससे संबंधित वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 37। देखिए क्या है, कहता है सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उससे पिछला यानी 36वां जो एग्जाम्पल था वो भी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको दोनों पे ही फोकस करना है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, एक दी गई तिर्यक ऊंचाई यानी आपको तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है शंकु की, तो उसके महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना होता है, tan इनवर्स रूट 2 होता है। ऐसा आपको सिद्ध करना है कि आयतन मैक्सिमम कब होगा, जब अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होगा। हमने एक शंकु बनाया, शंकु में जो चीज दी गई है वो है तिर्यक ऊंचाई, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग लिख दिया है रेड कलर से कि ये तिर्यक ऊंचाई L आपको दे दी गई है। इसलिए हमने लिखा है कि माना L तिर्यक ऊंचाई, यानी ये दिया गया है L तिर्यक ऊंचाई का शंकु है, लिखा हुआ है दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसलिए लिखा है हमने यहाँ भी कि L तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु की त्रिज्या हमने मान ली r और ऊंचाई मानी है h, और साथ में अर्धशीर्ष कोण, ये पूरा होता है शीर्ष कोण, आधा कर दिया गया है तो अर्धशीर्ष कोण कितना है, थीटा है, ऐसा हमने माना। तो एक त्रिभुज बनता है AOB। इस त्रिभुज AOB में हमें एक तो कोण थीटा हमने लिया है, माना है, और एक L हमको पता है, R और H माने गए हैं। ये मान हमें चाहिए भी नहीं, क्यों, क्योंकि जो दिया गया है उसी में हम इसे सोल्व करना चाहते हैं। तो R और H के मान हम निकाल सकते हैं त्रिभुज की सहायता से। हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को काम में लेंगे। देखो ये आधार है और ये क्या है, इस कोण थीटा के लिए आधार और कर्ण, आधार कर्ण में संबंध होता है cos थीटा का, तो cos थीटा का मान h अपॉन l, आधार बटे कर्ण, तो h का मान आ गया l cos थीटा। तो h हमारे द्वारा मानी गई राशि थी, हमने उसको l के पदों में और थीटा के पदों में ज्ञात कर लिया। सेकंड r भी ऐसा ही है, r कोण के सामने की भुजा है यानी लंब है, तो लंब और कर्ण में संबंध लिखा हमने, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो r का मान मिल गया l साइन थीटा। ये r और h के मान हमको प्राप्त हो गए, किसके पदों में है, दिए गए मान तिर्यक ऊंचाई l और एक माने गए कोण थीटा जिसकी वैल्यू जो चाहता है।
अब बात हो रही है शंकु के आयतन की। तो हमने शंकु के आयतन का सूत्र लगाया, V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। r की वैल्यूज है l cos थीटा, हमने यहां पर रख दी है, और h का मान है L का मान है R का मान है L sin थीटा, वो हमने यहाँ रख दिया है, स्क्वायर कर दिया है, और H का मान है L cos थीटा, वो हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा किया, L स्क्वायर L तो हो गया L क्यूब, और बाकी साइन स्क्वायर गुणा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो π/3 L क्यूब, ये राशि तो है कांस्टेंट, ध्यान रखना L एक अचर राशि है क्योंकि दी गई है पहले से, तो ये अचर है, और बाकी थीटा वाले पद हैं वो चर राशियां हैं। तो हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड है कोस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन हो गया। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। इसे और सरल करते हैं तो इनका गुणा माइनस का साइन क्यूब थीटा हो गया, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर थीटा। अब v डैश है हमारे पास है, तो v डैश से हम क्या निकाल लेंगे, चरम बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। तो चरम बिंदु v डैश इक्वल टू 0 से, हमारे पास साइन थीटा कॉमन है, हमने ले लिया, साइन थीटा को 0 के बराबर रख दिया, दूसरे वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर है, पक्षांतरण हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 0 से थीटा का मान 0 ही मिलेगा, और यदि थीटा का मान हम 0 लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब शंकु का अस्तित्व नहीं होगा, तो ये मान हमारे काम का नहीं है, इनिशियल वैल्यू जो छोड़ दी जाएगी। यहां से निकालते हैं हम मान, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, हम वर्गमूल लेते हैं तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस √2 मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2, लेकिन हमने लिखा tan थीटा बराबर √2 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखा। कारण समझिए, ये जो शीर्ष कोण होता है पूरा, वो होता है एक अधिक कोण। कितना हो सकता है मैक्सिमम, अधिक कोण 180 से छोटा तक हो सकता है। अब 180 छोटा कितना भी रहे, लेकिन जब हम उसका आधा करेंगे तो 180 से छोटे का आधा करेंगे, क्योंकि कोण है, मान लीजिए हम उसको अल्फा कहते हैं, और 180 से छोटा है, मैं इसको अल्फा का आधा करता हूं तो क्या मिलेगा, 90 से छोटा। और 90 से छोटा कोण कैसा कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, हम उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू जाएगी न्यून कोण के लिए मान हमेशा धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक लिखा गया है, ऋणात्मक नहीं लिखा हमने। अब आ जाइए वापस किस पर, फर्स्ट पर। हम इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाहर वाली कांस्टेंट राशि तो एज इट इज है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन पहले साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब का करेंगे तो 3 घात गुणा में आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन हुआ, और साइन फंक्शन का करेंगे तो कोस हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 साइन कोस स्क्वायर, 2 साइन थीटा को हमने एज इट इज लिया, कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कोस थीटा, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन थीटा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन 2 कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और इसको गुणा करेंगे तो 2 2 4, और कोस को करेंगे साइन से, साइन साइन है तो साइन 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 स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और माइनस के 3 ये जुड़कर हो गए माइनस के साथ, और प्लस में 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक, अब हमारे पास ये बिंदु है, मैं केवल इसी पे जांच कर रहा हूं क्योंकि 0 के लिए बता चुका हूं, वो एक इनिशियल वैल्यूज है, काम की नहीं है, वो शंकु का अस्तित्व ही नहीं रखेगी। तो हम tan थीटा इक्वल टू √2, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ट्रायंगल का, इसमें कोण थीटा लिया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, √2 बटे 1 लिखा जा सकता है, वो बटे का 1 है। तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो सिंपल सा होता है कर्ण क्या, लंब और आधार का वर्ग, वर्ग करके जोड़ेंगे हम इनको, तो कितना हो जाएगा 3, और उसका वर्गमूल ले लेंगे, कर्ण मिल जाएगा, तो √3 हमारे पास कर्ण है। तो ये वैल्यूज है लंब, आधार और कर्ण की। जब tan है तो साइन भी निकाल सकते हैं और कोस भी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो √2 बटे √3, और कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे √3। ठीक है, अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि साइन और कोस में मान है, tan में तो है नहीं, तो साइन कोस के हमने निकाल ली और उनको उठा के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, साइन स्क्वायर करेंगे तो इस रूट हट जाएंगे, 2 बटे 3 आ जाएगा। कोस का मान एज इट इज रखा हुआ है,
फिर है कोस क्यूब, हम 1/√3 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर वाला मान तो 3 हो जाएगा और एक अलग से रख सकते हो आप √3 वो एज इट इज है। तो लघुत्तम 3√3 होगा और ऊपर इधर 14 और यहाँ से प्लस में 2, 14 में से 2 कम करेंगे तो -12। संख्या कैसी है? नेगेटिव है, यानी लेस देन 0। और हमें पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो तो उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होता है। तो ये बिंदु था tan थीटा बराबर √2, तो अर्थशेष कोण tan थीटा इक्वल टू √2 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर शंकु का आयतन कैसा है? महत्तम है। तो महत्तम आयतन की बात थी, हमारे पास महत्तम ही आया है और किस कोण पे आया? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर आया और यही हमको सत्यापित करना था, हमने कर दिया। तो ले लें स्क्रीनशॉट। आइए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 38 की। कहता है स्थिर आयतन वाले खुले टैंक का आधार वर्गाकार है, यदि अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक खुला टैंक है, यानी छत नहीं ऊपर से खुला हुआ है और उसका आधार वर्गाकार है, बेस नीचे का। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, एक टंकी है, अब आप समझिए कैसे आकृति की है, घनाभ की आकृति की है, जिसका आधार नीचे कैसा है? वर्गाकार है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। ठीक, और क्या कहना चाहता है? जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। खुला टैंक है, उसका आधार वर्गाकार है, हमने टैंक के आधार की भुजा यानी लंबाई चौड़ाई दोनों ही चीजें वो कितनी है? x मान ली हमने, और गहराई को क्या मान लिया है? h मान लिया है। तब टैंक का आयतन स्थिर आयतन है, चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट है, लिखा हुआ स्थिर है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो आयतन v क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी कह सकते हो। लंबाई चौड़ाई x है और ऊंचाई या गहराई कितनी है? h। मैंने लिखा है आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल x², भुजा x है तो x² क्षेत्रफल हो गया, और ये ऊंचाई h हो गई, जिसको हम गहराई भी कह सकते हैं। ये आधार का टैंक का आयतन था, हमें पता लग गया कितना है? x² इंटू h है। अब बात करते हैं हम खुले आयतन के अंतःपृष्ठ की, जिसके क्षेत्रफल की यहाँ पर बात की जा रही है। अंतःपृष्ठ क्या क्या होगा? अंदर का पृष्ठ, एक तो होगा नीचे आधार का क्षेत्रफल प्लस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ऊपर से तो खुला हुआ है तो ऊपर तो कोई पृष्ठ ही नहीं होगा, तो 4 दीवारों का और एक आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल यानी x², और 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये जुड़ गई दोनों लंबाई चौड़ाई, तो ये हो गया कितना? 4xh, ये s है। यहाँ पर 2 मानी हुई राशियां हैं, x भी है और h भी है। x को हटाएंगे तो 2 जगह मान रखना पड़ेगा, और x का मान भी आपके पास यहां से निकाला जाए तो कितना मिलेगा भाई? √v/h। तो रूट आएगा बे वजह बड़ा होगा मान, 2 जगह रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम किसका करेंगे चेंज? h को हटाएंगे यहाँ से, h को एक ही बार हटाना है, h का मान यहाँ से निकलेगा, वो विदाउट रूट का भी होगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो h निकालेंगे v/x², समीकरण 1 से उठा के हमने मान रख दिया है। इस h की जगह पर एक x कट जाएगा, 4v बटे में x रह जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे इस s का, डिफरेंशिएशन किया तो ये मान आ गया है। यहाँ पर 4v तो कांस्टेंट संख्या है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² हो गया है। ds/dx इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा x³ बराबर 2v, तो x मिलेगा 2v की पावर 1/3। फिर से हम वापस से समीकरण 3 है यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। x का 1 हो गया है और माइनस के 1/x² का करेंगे तो 2/x³ आएगा, 2 गुणा 4v तो कितने हो जाएंगे 8v बटे x³। अब x बराबर ये मान था या फिर कहें तो x³ बराबर 2v था, हम उठा के इसको इसमें पुट कर देंगे तो 2v की x³ की जगह 2v रख देंगे, 2v और 8v कट जाएंगे, 4 आ जाएगा, 2 और 4 6 राशि है वो 0 से बड़ी है। और जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 वैल्यूज दे तो हम कहते हैं कि उस बिंदु के ऊपर दिए गए फलन का मान न्यूनतम होगा। तो यहाँ से अंतःपृष्ठ न्यूनतम होगा x³ बराबर 2v पर। तो हम यहाँ से v का मान निकालेंगे, x³ बटे 2 आएगा। इस v के मान को यहाँ पुट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सवाल यही खत्म नहीं हुआ है, उसने कुछ और पूछा है। क्या कह रहा है? गहराई और लंबाई h और लंबाई यानी x
तो h और x में अनुपात चाहिए, तो हम यहाँ से v निकाल लेंगे। v का मान आएगा x³/2, उठा के यहाँ रख देंगे तो यहाँ से x और h में मान बच जाएंगे। तो v का मान रख दिया, x² का भाग देंगे, कट जाएगा, x बचेगा, x का इधर भाग दे देंगे तो यहाँ 1/2 रह जाएगा। ये आपके पास अनुपात आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 39 को देखें। एक निर्माता 5-x/100 रुपए प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। ये दर दे दी गई है प्रति इकाई की कि इस दर से बेचा जाए तो x इकाई वो बेच सकता है। x इकाइयों का उत्पाद मूल्य उसने दिया है। इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निर्माता को अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। x की वैल्यूज पूछ रहा है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो देखो x इकाइयों का विक्रय मूल्य निकालते हैं हम कि x इकाइयां कुल कितने रुपए में बिकेंगी। एक इकाई के बिकने का मूल्य यानी विक्रय मूल्य मिला है तो x इकाइयों का कितना होगा, x से गुणा कर देंगे उसको, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हमको यानी s हमको मिल जाएगा 5x - x²/100। साथ में उसने उत्पाद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस भी दी है, तो C का मान दिया है x/5 + 500। ये सभी x इकाइयों का कुल उत्पाद मूल्य है। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देंगे, ये P आया हमारे पास लाभ। हम इस लाभ का डिफरेंशिएशन करेंगे x चर राशि के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया है। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखेंगे, इसे सरल करेंगे। देखो यहाँ पे लघुत्तम ले लिया है 50, हमने 5 से काट दिया 10 आ गए, 10 को इधर गुणा कर दिया है, सरल किया तो x का मान 240 आ गया। अब एक बार फिर से समीकरण एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो d²p/dx² हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 तो माइनस का 1/50 और -1/5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो -1/5 कैसी संख्या है, लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो हमने कहा है उस बिंदु के ऊपर फलन का मान उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ फलन है लाभ का, तो लाभ फलन यहाँ पर अधिकतम होगा कौन सी संख्या के लिए, x = 240 के लिए। तो x = 240 इकाइयां यदि वो व्यक्ति उत्पादित करता है या कहीं तो बेचता है, जो उत्पादित करेगा वो बेचेगा भी, तो उत्पादित करने पर लाभ कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियोज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.6 की। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।